स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब के चैनल एकेडमिक क्लासेस एसपी सर में। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। आज हम जो पाठ लेकर आए हैं, चैप्टर लेकर आए हैं, अध्याय लेकर आए हैं, वो चैप्टर क्लास 12th का लिया गया है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस और उसका शाब्दिक अर्थ होता है संबंध एवं फलन। इस चैप्टर के बारे में हम लोग क्लास 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसके बारे में हमें डीप नॉलेज देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या जानकारी लेनी है और उसे अच्छे से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि आज ओवरव्यू की तरह हमें इस चैप्टर में क्या क्या जानकारी लेनी है। सबसे पहले हमें जानना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशंस के प्रकार। क्योंकि हम रिलेशंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, यानी क्लास 11th में उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें उनके टाइप्स के बारे में डीपली पढ़ना है। यहाँ मैंने लिखा है सबसे पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, उसके बाद इन्वर्सिबल फंक्शन एंड लास्ट बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर रिलेशंस के 3 टाइप्स होते हैं, बारी बारी से हम इनके बारे में पढ़ना है। एम्प्टी रिलेशन, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं। यानी there are 3 types of relations we have to study till now: empty relation, universal relation and equivalence relation. Here we have to study 3 types of functions: one function जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सेकेंड वन इज ऑनटू फंक्शन जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज वन एंड ऑनटू, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। After that, we have to study composition of functions, inversible function, and binary operations. In the binary operations, we have to know about the closure law, inverse law, existence of identity, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। इससे में हमें इन सब चीजों के बारे में जानना है। दिस इज अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। Types of relations, there are 3 types of relation: empty relation, universal relation and equivalence relation. Types of functions, there are 3 types of function: one function, that is injective function; onto function, that is surjective function; one and onto function, that is a 2 function, so its name is bijective function.
about the composition of function, that is the mixing of two or more than two function, inversible function, that is the existence of inverse of the function, binary operations, and in this we have to study about the closure lie, inverse lie, existence of identity, associative lie and commutative lie. You can note down. अब आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है इम्पटी रिलेशन के बारे में। इम्पटी रिलेशन का शाब्दिक अर्थ होता है रिक्त संबंध। इसके बाद हमें जानना है यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वाधिक संबंध। इम्पटी रिलेशन नाम से कुछ स्पष्ट हो रहा होगा, रिक्त संबंध, खाली, यानी इम्पटी रिलेशन इज दैट रिलेशन विच कंटेन्स नो एनी एलिमेंट। आप एक बात ध्यान रखिए, रिलेशन में हमेशा एलिमेंट जो आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। रिलेशन में हमेशा एलिमेंट जो आते हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर में ही आते हैं। उसमें ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट होता है वो डोमेन की तरह वर्क करता है, डोमेन होता है, डोमेन का एलिमेंट होता है, और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो रेंज होता है, यानी कि रेंज का एलिमेंट होता है। इसके बाद इम्पटी रिलेशन, कोई भी रिलेशन किसी सेट पर डिफाइंड होता है और किसी दो सेट पर डिफाइंड होता है, या तो दोनों सेट सेम हो जाए या दोनों सेट डिस्टिंक्ट अलग अलग होता है। जैसे हम लिखते हैं आर, रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, ऐसे लिख सकते हैं, ये एक अलग सेट है और ये एक अलग सेट है। या हम लिख सकते हैं रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। यदि कोई भी रिलेशन सेम सेट पर डिफाइंड हो रहा है तो उसे हम पढ़ सकते हैं रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट समझते हैं कि इम्पटी रिलेशन होता क्या है। इम्पटी रिलेशन में अगर आपके पास पहला सेट ए यहाँ डोमेन की तरह जो वर्क कर रहा है, इस सेट का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा, यानी कि इम्पटी रिलेशन के केस में सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। यानी इम्पटी रिलेशन इज दैट रिलेशन इन विच नो एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि इम्पटी रिलेशन रिक्त संबंध वो संबंध होता है जिस संबंध में सेट ए का समुच्चय ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं, किसी भी दो स्टूडेंट के बीच का हाइट का डिफरेंस मैंने कह दिया कि 3 मीटर से अधिक होगा, यानी कि यू हैव टू फाइंड और फॉर्म ए रिलेशन बिटवीन ईच टू स्टूडेंट्स इन योर स्कूल और इन योर क्लास whose height difference is greater than 3 meter. Then obviously no any two students, no any pair of two students whose height difference is greater than 3 meter. यानी कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता। स्पष्टता इसका सलूशन ये है कि ऐसा कोई है ही नहीं दो स्टूडेंट के बीच का जिसके बीच का हाइट डिफरेंस 3 मीटर से अधिक होता हो। इट मीन्स दैट दिस इज एन इम्पटी रिलेशन, यानी इसका मतलब ये है कि ये खाली रिक्त संबंध है, इसमें कोई एलिमेंट मेंबर ही नहीं आएगा। So you can give an example, the pair of two students in your school whose height difference is greater than 3 meter. Or in other examples you can give here, relation R is A comma B such that, यहाँ लिख देते हैं, relation R A comma B such that A minus B is greater than 5. A comma B is an element of A, and here A is 1, 2, 3.
This is a relation defined on the set A, whose elements are given in the form of ordered pair of A and B, and its property is such that A minus B is greater than 5, where A, B is the element of A. Then you can see here, no any two elements satisfy this property. यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी ऐसा दो एलिमेंट नहीं है, मेंबर नहीं है A का, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकता है। यानी ये भी रिलेशन कैसा हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। इसके बाद हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम्प्टी रिलेशन एज यू नो इन द केस ऑफ सेट, empty set is denoted by phi, and since relation is also a set, so empty relation is also denoted by phi. Empty relation is also denoted by phi. This is the symbol for the empty relation, also for the empty set. But how you can differentiate between the empty set and empty relation? Then look here. In the case of empty relation, as you know that relation is a subset of its Cartesian product. जैसा कि आप जानते हैं from your earlier classes in class 11 that relation is a subset of its Cartesian product. Relation जो होता है अपने Cartesian product का subset होता है. And so in the case of empty relation you have to write it in this way. This is the Cartesian product from set A to A. Cartesian product between the set A and A. And which is the phi, the subset of A into a Cartesian product of A, and so this is the symbol for the empty relation. Okay. Now let us look about the universal relation. यूनिवर्सल रिलेशन का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वाधिक संबंध, मीन्स कि ब्रह्मांडीय पूरी तरीके से जो सेटिस्फाई करे। इट इज सच टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू every element of set B are on the same set A. Means if you have the two set A and B and the relation is defined from set A to B, then universal relation is set, then relation R is said to be an universal relation if each element of set A is related to every element of set B. Otherwise it is not called an universal relation. यानी कि सर्वाधिक संबंध होने के लिए, यूनिवर्सल रिलेशन होने के लिए सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध, रिलेशन सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। समझ में? एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R is equal to A into A. फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं, we make a minor change in the above example. Here A minus B is greater than 5, but here A minus B is less than 5. And this is the example of universal relation. Because if you want to find the relation on the set A, then you will get the same relation R. That is a universal relation. Or other example, you form a relation between each two students in your class or in your school whose height difference is less than 3 meters. Then obviously each and every students with any other students have a height difference less than 3 मीटर। सभी की हाइट 3 मीटर से कम होती है, दो के बीच में अगर डिफरेंस निकाला जाए तब। ठीक है, एंड दिस इज अबाउट यूनिवर्सल रिलेशन। मींस up to now you have studied about the two types of relations, and the last one relation is very important for your syllabus, for your knowledge, and also for your examination point of view. Means you know approximately in each examination questions will be arise from this topic, that is the equivalence relation. More about the empty and universal relation is that empty and universal relation is called as a trivial relation. empty और universal relation को trivial relation कहा जाता है। trivial मतलब होता है तुच्छ संबंध। Before about the equivalence relation, we have the need to know about the three other types of relations, that is the reflexive, symmetric, and transitive relation. Because
रिलेशन का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन का शाब्दिक अर्थ होता है सममित संबंध और ट्रांजिटिव रिलेशन का शाब्दिक अर्थ होता है संक्रामक संबंध। हमने दो रिलेशन के बारे में पढ़ लिया है, इम्पिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि रिक्त संबंध और सर्वाधिक संबंध। और ये तीसरे टाइप का रिलेशन है और ये है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इसका शुद्ध हिंदी होता है, शाब्दिक अर्थ होता है तुल्यता संबंध। लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन को जानने से पहले हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि तुल्यता संबंध की जानकारी से पहले हमारे पास स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध के बारे में जानकारी होना चाहिए। आइए देखते हैं ये सब क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, यानी कि तुल्यता संबंध। यहाँ मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन लिखा है, यानी कि रिलेशन R on a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive relation। यानी कि एक रिलेशन R किसी सेट A पर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है या इक्विवेलेंस कहलाता है यदि वो R रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो तब। ठीक है, तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी हम इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ लिखा गया है रिलेशन R ऑन ए सेट A, यानी कि मैंने एक सेट A पर रिलेशन R को लिया है, सेट A पर रिलेशन R को लिया गया है। पहला लिखा गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि स्वतुल्य संबंध। इसका डेफिनेशन लिखा गया कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, it implies that A is related to A or ordered pair A, A belongs to R। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपके पास कोई भी एक सेट A दिया गया है, उस सेट A पर हमें चेक करना है कि उस सेट A पर जो रिलेशन R डिफाइंड है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो उसके लिए हमें उसका प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है और वो प्रॉपर्टी ये है कि उस सेट A में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने यानी कि फॉर ऑल, फॉर ईच और फॉर एवरी, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट्स की बात की जा रही है कि उस सेट A में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सभी एलिमेंट्स अपने आप यानी कि खुद स्वतुल्य, अपने आप के बराबर, यानी कि खुद ही रिलेटेड होने चाहिए, खुद से ही। यानी कि A में जितने भी एलिमेंट्स हो उनका रिलेशन अपने आप के साथ होना चाहिए। उस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज रिलेटेड टू A, ये ऑर्डर्ड पेयर A, A बिलोंग्स टू R। एग्जांपल के रूप में देखना चाहिए, मान लीजिए कि आपके पास सेट A दिया है 1 2 3, इसमें एलिमेंट 3 दिए गए हैं और रिलेशन R यहाँ दिया गया है 1 1 2 3 2 2 3 3। तो आप एक चीज चेक करिए यहाँ पे कि इसकी प्रॉपर्टी है कि A में जितने भी एलिमेंट्स आते हो, तो A में यहाँ पे 3 एलिमेंट 1 2 और 3 आ रहा हो, तो आपको इसको रिफ्लेक्सिविटी होने के लिए A से जुड़ा हुआ, यानी कि A का एक ऑर्डर पेयर R में आना चाहिए। तो देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो चेक करिए क्या 1 1 2 2 और 3 3 इसमें है, तो हमारा उत्तर है कि हाँ इसमें है। इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि रिलेशन R जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और किस सेट पर, सेट A पर। यानी a relation R is said to be reflexive relation if for all A belongs to A या origin element of A related to A, that is ordered pair of A, A belongs to R। This is for all the elements of A, ये A के सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन है सिमेट्रिक रिलेशन का। सिमेट्रिक रिलेशन का शाब्दिक अर्थ है सममित संबंध, जो कि आप केमिस्ट्री में ही पढ़े हैं, चिरल कार्बन वगैरह केसेस में इस सिमेट्रिक का यूज किया जाता है। यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपने सेट A के दो एलिमेंट को लिया, A और B को। ठीक है, यदि A, B R में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, यानी कोई एक ऐसा रिलेशन है सेट A पर जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में दो अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि डोमेन की जगह पे कुछ और रेंज की जगह पे कुछ और। मान लीजिए कि A, B बिलोंग कर रहा है R में, A डोमेन की जगह पे है और B रेंज की जगह पर है। A यानी इसका मतलब ये है कि A रिलेटेड टू B। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो इससे हमें ये करना है कि B इज आल्सो रिलेटेड टू A, यानी कि A अगर B के साथ जुड़ा हुआ है तो B भी A के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि इफ A रिलेटेड टू B, इट इंप्लाइज दैट, यह बतलाए, यह इंडिकेट करे कि B इज आल्सो रिलेटेड टू A। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल ग्रुप में आप देखिए, यहाँ पे मैंने सेम सेट लिया है, 1 2 3 का एलिमेंट, 3 इसमें एलिमेंट दिए गए हैं और रिलेशन R है 1 2 2 1 1 3 और 1 1। आप
के लिए जो सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है उसमें कोई चेक नहीं करना है, क्योंकि उसका उल्टा करेंगे यदि आप दोनों एलिमेंट्स के पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, अदल बदल देंगे, तो भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन को हम उन्हीं एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे जिनमें डोमेन और रेंज के पोजीशन पे अलग अलग एलिमेंट यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनके लिए। देखिए यहाँ पे 1 2 है, तो 1 2 है तो आपको सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए क्या 1 2 के बाद 2 1 या कहीं भी 2 1 इसमें है, तो आपका आंसर है कि हाँ 1 2 के लिए 2 1 भी इसमें अवेलेबल है। मींस here 1 2 belongs to R, but it also implies that 2 1 is also belongs to R. It means that up to now it satisfies the condition of symmetry. After that 1 3 is available here, is present here, is the element of R, but you have to find 3 1 2. 3 1 को भी आपको मालूम करना है। तो देखिए 1 3 है लेकिन 3 1 इसमें अवेलेबल नहीं, यानी कि here 1 3 belongs to R but 3 1 does not belongs to R। यहाँ पर 1 और 3 R में बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 और 1 R में बिलोंग नहीं कर रहा है, and due to this relation is not a symmetric relation। But one thing note here that if 3 1 is also is an element of R, then it must be a symmetric relation। यानी कि यदि 1 3 और 3 1 भी इसमें होता है तो ये जरूर सिमेट्रिक रिलेशन होता है। So now this is a symmetric relation. After this you can add any element related to this। Next and last about the transitive relation। शाब्दिक अर्थ होता है संक्रामक संबंध। Here we have to take 3 elements, means for the transitive relation we have the necessity for the 3 elements। हमें 3 elements की आवश्यकता है, 3 members की आवश्यकता है of a given set। Let A, B and C be 3 elements of set A। More than 3 elements are also possible, but for our consideration we have to take 3 elements। 3 से अधिक एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी जानकारी के लिए, हमारे सॉल्यूशन के लिए, हमारे इस प्रश्न के लिए 3 ही एलिमेंट्स की यहाँ पे आवश्यकता है। Let A, B and C be elements of set A, and if A comma B belongs to R, that is A related to B and B related to C, then it implies that A is related to C। यानी कि यदि आपने 3 एलिमेंट्स A, B और C को लिया है जो सेट A का एलिमेंट है, यदि A B के साथ जुड़ा हुआ है, A related to B and B related to C and B related to C, it implies that A is related to C। यानी कि ये दोनों चीजें आपको गिवन होनी चाहिए और आपको यही फाइंड करना है। क्या होगा, यानी क्वेश्चन में आपको इतना दिया रहेगा, सिर्फ आपको इतना वर्क करना है। मींस फॉर ए रिलेशन टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन, if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, that is A related to B and B related to C, it implies that A comma C also belongs to R, that is A is also related to C, then the relation R is said to be transitive relation, otherwise it will not be a transitive relation। Example, the same set, same elements 1 2 and 3, relation R 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2। Note then here that 1 2 is an element of R, then you have to check 2 and some other element। Here 2 3 is an element of R, now you have to find here A B B and C, you have to find A comma C will be an element of R for relation to be a transitive relation। We have to find 1 comma 3 is an element of R, and you see here that 1 comma 3 is an element of R, and 1 2 है 2 3 है और 1 3 भी है। ठीक है, यहाँ तक सेटिस्फाइड है। लेकिन इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 है और ये 2 1 1 है, तो क्या 1 1 है इसमें? नहीं। इसका मतलब ये है कि A B और B C तो है, लेकिन A C यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन अभी तक नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये 2 2 की जगह 1 1 होता है, 2 2 की जगह 1 1 होता है, तब जाके रिलेशन हमारा क्या अवस्था है? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। यानी कि ट्रांजिटिव के केस में अगर कहीं भी आपको A B और B C दिख रहा है तो A C भी उस R में होना चाहिए। लेकिन अगर A B B C
आर में दिखे ही नहीं तो हमें ए सी को खोजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और आपका आंसर होगा कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि क्वेश्चन अपने आप में ही अधूरा है, अधूरा का मतलब मेरा ये है कि यदि जो गिवन होना चाहिए वो आपको दिया ही नहीं है, यानी कि ये ए बी आर में होना चाहिए, मान लीजिए कि आर में दिया ही ना हो, तब आपको ए बी नहीं दिया है, तब आप बी ए को कैसे खोजेंगे। यानी कहने का सार ये है कि यदि ए बी आर में है तो आप बी ए को खोजेंगे, अगर मिल जाएगा, अगर वो आर में बी ए बी होगा तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी ही आर में नहीं दिया गया, जो हमें गिवन है, जो हमें क्वेश्चन के माध्यम से दिया जाएगा, हमें पूछा जाएगा, हमें दिया जाएगा कि ए बी आर में है कि नहीं, अगर ए बी आर में है तो हमें बी ए को खोजना है, अगर बी ए बी आर में है तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी ही आर में ना हो, जो क्वेश्चन हमें गिवन होना चाहिए, तब हम बी ए को खोजेंगे ही नहीं और हमारा आंसर होगा कि ये रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन होगा। समझ में आ रहा है। यानी कि यदि ए बी आर में होगा तो हमें ए बी के बाद बी ए को आर में खोजना है, बी ए बी आर में तो सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी ही आर में नहीं है, क्वेश्चन ही अधूरा दिया गया हमें, तो हम बी ए को खोजेंगे ही नहीं और हमारा आंसर ऐसे ओरली वैकेशनली खोखले ढंग से कह देंगे कि आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन द सेट ए। सिमिलरली फॉर द ट्रांजिटिव रिलेशन, यदि ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तब जाकर हम ए सी को खोजेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर ए सी बी आर में मिल जाता है तो रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अगर इस दोनों में से दोनों नहीं है या कोई एक भी नहीं है तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, हम अपने क्वेश्चन का सलूशन ही नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही पहले ही अधूरा है। हम ए सी को खोजेंगे, अगर इसमें से कोई भी एक न रहे या दोनों न रहे तो हम ए सी को सर्च ही नहीं करेंगे, इसमें खोजेंगे ही नहीं और हमारा फिर से आंसर वैकेशनली खोखले ढंग से और आंसर विल बी आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन द सेट ए। समझ में आया। अब ये जाकर ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया और ये सभी चीजें सभी के लिए होती है। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ऐसा कोई भी पेयर दिखे तो सभी को आप खोजिए। यहां भी तीनों के लिए फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ऐसा कोई भी आपको ए बी सी का कोई दूसरे, जैसे यहाँ पे इस दोनों के लिए देखा तो इसको मिला, इस दोनों के लिए देखा तो फिर ये मिला, ऐसा सभी के लिए खोजना है। ये नहीं कोई एक मिलेगा तो आपका आंसर सॉल्यूशन होगा कि ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, नहीं। उन कंडीशंस को सभी के लिए अप्लाई करना है। जैसे यहाँ सभी ए एलिमेंट के लिए है, ठीक है, यहाँ पर इन सभी पेयर के लिए है, इसको खोजना है, और यहाँ भी दोनों सभी पेयर्स के लिए हमें इसे खोजना है। तो ये सभी चीजें हैं। यानी और ये अगर तीनों रिलेशन को अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर इस तीनों रिलेशन को एक रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो रिलेशन आर जो होगा उस सेट ए पर या उस दिए गए सेट पर वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तब जब यदि आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव होगा तब। यानी ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, say set A is said to be an equivalence relation if R is a reflexive relation, R is a symmetric relation and R is a transitive relation on the set A। समझ में आया। अब आइए हम एग्जांपल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का, यानी कि वो रिलेशन जो इस तीनों रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल और सबसे छोटा और इजी एग्जांपल कह सकते हैं आप, सबसे छोटा नहीं फिर भी छोटा एग्जांपल है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एग्जांपल के रूप में, ठीक है। ये एक R हो गया, ठीक है, रिलेशन 1 1 2 2 और 3 और 3, ये सेट है ऑन ए इज इक्वल टू 1 2 और 3, इसी सेट पर है 1 2 और 3 पर। यानी कि ये जो आपको एग्जांपल दिया गया है 1 1 2 2 और 3 3 सेट ए पर, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल है। अब आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस पर। मान लीजिए कि हम सेम सेट ले रहे हैं ऑन सेट ए, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव के लिए हो जाएगा, 2 3 का 3 2 आ ही गया है, 1 3 का 3 1 ये भी आ गया है, 1 2 का 2 1 ये भी आ गया है, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, 2 3 है 3 2 है, 2 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 है 2 3 है, 2 3 है, हो जाएगा, 1 3 है और 3 2 है, 1 2 भी है, 1 3 है और 3 3 है,
1 3 भी है, ठीक है। 2 2 है, 2 1 है, 1 2 भी है, सॉरी 2 2 है और 2 1 है, तो 2 1 हो ही गया। 1 1 है, 1 3 है, 1 3 है ट्रांसट्यूटेशन, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग अपने विचार से सोचकर मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुन लीजिए। यदि आपको कोई एक रिलेशन डिफाइंड है एक सेट पर, जिस सेट में मैं दो तरह के सेट को दे रहा हूं, एक सेट आपको एक बार फाई मिलेगा और दूसरी बार फाई ने नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा, आप ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉन एम्प्टी सेट ही है। लेकिन वो जो रिलेशन है वो आपका एम्प्टी रिलेशन है, ध्यान दीजिए। यानी कि आपका क्वेश्चन ये है, यू हैव टू फाइंड एम्प्टी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। यानी कि आपको पता करना है कि एम्प्टी रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि नहीं। यदि एम्प्टी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आप चेक करिए कि अगर वो रिलेशन फाई पे डिफाइंड है, यानी कि फाई के लिए डिफाइंड है, तो इक्विवेलेंस है कि नहीं। और अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट यानी कि फाई के लिए नहीं, यानी किसी सेट के लिए जो कि नॉन एम्प्टी है, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा कि नहीं। यानी कि एक और ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिए कि यू हैव टू फाइंड an empty relation is an equivalence relation or not. First on the set phi and second on the non-empty set. यानी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं यहां पर, होमवर्क के लिए रहेगा। empty relation is an equivalence relation or नॉट ऑन वाला एम्प्टी सेट फाई पर, और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल यहां ले सकते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 5, कुछ भी ले सकते हैं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आप आंसर का जस्टिफिकेशन करिए। इसके बाद अगले क्लासेस में मैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन से संबंधित कुछ और भी के साथ आऊंगा और आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी में हमको पार्टीशंस के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट, हमेशा की तरह याद रखिए कि नथिंग इज ग्रेटर देन पेरेंट्स। ओबे योर पेरेंट्स गाइडलाइंस एंड गेट सक्सेस इन योर लाइफ। यानी कि माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने माता पिता के दिशा निर्देशों का पालन करिए और सफलता की प्राप्ति करिए। धन्यवाद।